हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज जो पार्ट करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, इस चैनल को सपोर्ट करें और बायो स्टडी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस का मतलब, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में अपनी में बता चुकी हूँ, जेनेसिस का जब भी वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन का मतलब है बनना। किसका बनना? गैमीट्स का बनना। ठीक है, तो गैमीट्स का बनना इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। राइट, ये इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, दूसरा हम ये देखेंगे कि oogenesis में क्या होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म्स का बनना। ओके, मेल जर्म सेल्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, oogenesis क्या है? फीमेल जर्म सेल का बनना oogenesis कहलाता है। राइट, ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में बीच में एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जिसमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स इसके अंदर काम आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स का इनके अंदर रोल है। राइट, उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कि स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पर्म का। ठीक है, दूसरे वाले टॉपिक में यही है सेम चीज़, उसका प्रोसेस देखेंगे, कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हॉर्मोन्स का छोटा सा टॉपिक ऐड हो जाएगा एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम, कि ओवम का कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बना लिया, उसके बाद में देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। oogenesis से ओवम बना लिया, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या है। आज हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। द प्रोसेस इन विच द मेल एंड द फीमेल सेक्स सेल्स और द गैमीट्स और यू कैन से गैमीट्स इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्म्स का बनना एंड ओवा का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। राइट, मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवा बनता है और यू कैन से ओवम। ठीक है, और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है गाइज? इन द मेल एंड द फीमेल गोनैड्स। गोनैड्स क्या हैं? गोनैड्स वो पार्ट हैं जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होता है जबकि फीमेल के अंदर ओवरीज हैं। ठीक है, ये फीमेल गोनैड्स हैं और ये मेल गोनैड्स हैं जहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये समझो क्या है। देखो, गैमेटोजेनेसिस कराने के लिए, गैमीट्स का फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको पता है डिवीज़न होता है। ठीक है, डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, माइटोटिक डिवीज़न एंड द मियोसिस डिवीज़न। जिसको भी नहीं पता है यहीं पे आप लोग क्लियर कर लो। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न से मतलब क्या है कि 2n था, 2n से 2n बन गई सेल, डॉटर सेल। 2n से 2n बन गई मतलब इक्वली डिवाइड हुआ है। ये है माइटोसिस डिवीज़न। जबकि मियोसिस डिवीज़न क्या है गाइस? मियोसिस डिवीज़न इज रिडक्शन डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शन से मतलब क्या है? रिडक्शन से मतलब है जो नंबर दिया गया है उसमें से हाफ नंबर ऑफ सेट बचा हुआ है। ठीक है, डिवीज़न होने के बाद सपोज करो आप लोग कि आपके पास में थे 46 क्रोमोसोम।
यहाँ पे हो गया मियोसिस डिवीज़न। अच्छा, मियोसिस डिवीज़न को मियोटिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मियोटिक डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। 46 क्रोमोसोम से मियोसिस डिवीज़न होने के बाद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं, ठीक है। 46 का हाफ कितना होगा, 23 होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं, हाफ सेट जो क्रोमोसोम नंबर था वो रिड्यूस हो चुका है, और इसी डिवीज़न को बोलेंगे मियोसिस डिवीज़न। ओके, मियोसिस फॉर्म्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वो रोल कैसे है वो आप लोगों को मैं आगे बताने वाली हूँ। बस अभी इतना ध्यान रखें कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ हो गए हैं, 23 बचते हैं लास्ट में। अब इसको बोलेंगे डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलेंगे हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। ओके गाइज, ये नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ, ये लाइंस मैं इसलिए रीड करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्जाम में लिखनी कैसे हैं चीज़ें, ठीक है। इट अकर्स मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो स्पर्म्स बनने का प्रोसेस होता है, वो चलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को मैं बता दूं, जिनको भी नहीं पता वो पहले की वीडियो को जाके देखें, आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टेस्टिस का पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और स्पर्म्स बनने का काम कहाँ चलता है, टेस्टिस के अंदर, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। टेस्टिस का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ऐसा समझो आप लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती हैं, जिनको नर्व सेल्स भी बोला जाता है, सर्टोलाई सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नर्व सेल्स बेसिकली क्या करती है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने का काम कराती है, ठीक है। तो इसके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स, सर्टोलाई सेल्स सब प्रेजेंट होती हैं इनके बीच में, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम से ये लाइंड होती हैं। आप ऐसे बोल दो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लेयर है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोला गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन निकाल के देखते हैं तो यहाँ से जो यहाँ पे ये वॉल बनी हुई है, जो ये लेयर बनी हुई है, इसको बोला जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब होता है लेयर, और जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है जो लेयर जिसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स आगे जर्म सेल्स बनाएं, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल्स बनेंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो मेल जर्म सेल्स का बनना, ठीक है, मेल जर्म सेल्स इससे बनेंगी, तो ये कहलाएगी जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, कंसिस्ट ऑफ द क्यूबॉइडल प्राइमरी, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। ऐसे समझो यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसमें समझो, इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स। प्रीमोडियल जर्म सेल्स, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है अर्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्ट्रक्चर पहले बनता है, लास्ट में स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, उससे पहले का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रीमोडियल जर्म सेल से आगे फिर स्पर्म्स बनेंगे, तो इसका मतलब होता है प्रीमोडियल का अर्लियर स्टेज। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, अर्लियर स्टेज। ओके, जर्म सेल बनने से जो पहले वाली स्टेज होगी वो प्रीमोडियल जर्म सेल स्टेज होगी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मदर सेल, आप इसको मदर सेल के नाम से भी बोल सकते हो। ओके, स्पर्म की मदर सेल, ठीक है। प्रीमोडियल जर्म सेल पीजीसीज बनी, उनके अंदर में सर्टोलाई सेल्स होंगी। सर्टोलाई सेल्स क्या करेंगी, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस हैं गाइस स्पर्मेटोजेनेसिस में। आप लोगों को अभी इतना पता चल गया कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोलाई सेल्स भी होती हैं, वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का गाइस आप लोग एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम है। स्पर्मेटोजेनेसिस आप ये देखो, इसमें दो स्टेप्स होते हैं,
ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड द 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स का बनना, और दूसरा प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म के अंदर इन ट्रांसफॉर्म हो जाना, ठीक है, स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, मतलब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म्स बन जाना इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म मीन्स, स्पर्म का मतलब तो आप लोगों को पता है, मेल जर्म सेल स्पर्म। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे लास्ट का जो स्ट्रक्चर है अपने पास में वो स्पर्म का बन के आता है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स क्या होता है, स्पर्म्स बनने से जो पहले वाली स्टेजेस होती हैं वो सब आती हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स। ये पार्ट्स को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी गाइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होना, दूसरा है इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड्स की अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन से मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, मतलब जो नंबर है सेल्स का वो इंक्रीज करना मल्टीप्लिकेशन फेज में आएगा, ठीक है। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में डिवीजन्स होंगे और ग्रोथ होगी उसके अंदर, ठीक है, ग्रोथ होगी ताकि आगे स्पर्म बन जाए। और मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, कंप्लीट जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लोग भी हम देखेंगे आगे क्या है। ये 3 चीज़ें दी गई हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं जिनको प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोला गया है, PGCs बोला गया है जिनको, वो डिवाइड करती हैं सेवरल टाइम्स। ये काफ़ी बार डिवाइड होती है, माइटोसिस डिवीज़न इनके अंदर होता है, ठीक है। माइटोसिस डिवीज़न होगा मतलब नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे पहले वाले फेज में इंक्रीज होगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, भाई माइटोसिस डिवीज़न करवाया गया ताकि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल है, मदर सेल जिनसे क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले वाले फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज होगा, उसके बाद में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, उसके बाद में आ जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया को आप लोग लेके चलो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि क्या है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, ये क्या एक्ट करता है एज द स्टेम सेल, मतलब ये रिजर्व सेल्स होंगी, रिजर्व होंगी, ठीक है, विच डिवाइड टू फॉर्म द एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। दूसरा है अपने पास में टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्या होगा, ये प्रिकर्सर होगा स्पर्म्स का, ठीक है। जो टाइप बी वाला है, टाइप बी वाला जो है वो प्रिकर्सर होगा स्पर्म्स का, मतलब ये अब आगे चल के स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, जबकि टाइप ए वाला जो था वो रिजर्व सेल्स थी, रिजर्व स्टेम सेल्स, ओके। अब सेकंड फेज क्या है अपने पास में, ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ईच टाइप बी, अब जहाँ पे आगे बात चलेगी वो टाइप बी को ही लेके चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान में रख के यहीं पे छोड़ दो, अब टाइप बी के बारे में बात चलेगी। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ईच टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रोस टू द लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक्टिवली ग्रो करता है, उसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करो, चलो फटाफट से रिकैप करो। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना था अपने पास में, डिवीज़न होके माइटोटिक डिवीज़न चला था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइटोटिक डिवीज़न, ओके। स्पर्मेटोगोनिया बना था, स्पर्मेटोगोनिया, ये 2 टाइप में था, टाइप ए एंड द टाइप बी, टाइप बी। अब जो टाइप बी वाला है वो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये एक्टिवली ग्रो करेगा, ठीक है, टाइप बी वाला एक्टिवली ग्रो करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा, ठीक है। नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा इसको? नरिशमेंट मिलेगा इसको फ्रॉम द नर्स सेल्स, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? नर्स सेल से मिलेगा, ओके। थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है, ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है, इसके अंदर 2 सक्सेसिव डिवीजन्स चलेंगे अब, ठीक है। मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 सक्सेसिव डिवीजन्स चलेंगे, मतलब इसमें 2 डिवीजन्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न में क्या होगा? फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न इसमें मियोटिक डिवीज़न चलेगा, मतलब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, अपने पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसमें क्या हुआ? डिवीज़न हुआ, मियोटिक डिवीज़न हुआ, ये डिवाइड कर गया और इसने 2 हैप्लॉइड सेल्स बना लिया, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, उसके बाद में जब ये हैप्लॉइड सेल्स मिली हैं ये n, ठीक है, ये अपने को n मिली हैं। याद रखना इस चीज़ को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, उसके बाद में जो डिवाइड हुआ है और हैप्लॉइड सेल्स मिली हैं वो n है, हैप्लॉइड का मतलब ही n होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर से इसके अंदर क्या बना? डिवीज़न हुआ है इसमें, तो इसके बाद हमें मिला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखना आप लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसके बाद में उसने डिवाइड किया, उसके बाद में हमें डॉटर सेल्स मिली हैं, उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स मिली हैं उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से डिवीज़न होगा, क्योंकि एक डिवीज़न तो प्राइमरी से सेकेंडरी बना, उसमें लग गया, प्राइमरी में डिवीज़न हुआ, उसमें क्या मिला हम लोगों को? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब दूसरा मियोसिस डिवीज़न चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मियोसिस डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, ओके, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। अब जब ये मियोसिस 2 होगा तो उसके बाद में 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जब सेकेंड मियोसिस डिवीज़न चलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझो इस बात को। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा था अपने पास में ग्रोथ फेज और तीसरा था अपने पास में मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये था अपने पास में पार्ट 1, आप ए बोल सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस था, तो हमने अभी तक इधर तक पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। पहले था स्पर्मेटोगोनिया, उससे पहले क्या था? प्रिमोडियल जर्म सेल्स थी, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई हैं, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बन गई है, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था अपने पास में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का 2 टाइप में डिवीज़न किया था, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी वाला। अब टाइप बी वाला क्या बनाएगा? ये एडिशनल स्पर्मेटोगोनियास बने थे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप बी, टाइप बी। अब टाइप बी वाले से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिले हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मियोसिस 2 हुआ है, मियोसिस 2 हुआ है तो स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? स्पर्मेटिड्स जो हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को कह देंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। 2 पार्ट्स थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, पहला फेज जो था वो था स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होना, दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस का। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि पहला इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में साइट में मियोसिस डिवीज़न चलता है, मियोसिस डिवीज़न मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में दिया गया है, ठीक है। जब मियोसिस 1 हुआ था तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे और जब मियोसिस 2 हुआ था तो हमें देखने को
को मिले थे कि स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन, उसके बाद में मियोसिस डिवीजन, राइट। इतना क्लियर हुआ गाइज आप लोगों को? स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड्स में बन जाना, फॉर्मेशन हो जाना, वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ आर द लेटर नॉन एज द स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म्स बोला जाता है, ठीक है। 4 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 1 स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल थी, मदर सेल से 4 स्पर्म्स बने हैं, ठीक है, एक मदर सेल से 4 स्पर्म्स बने हैं। ये था प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में क्या होता है? द स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोलाइज सेल, सर्टोलाइज सेल्स जो थी उनके बीच में क्या होता है, इसका हेड एम्बेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर वो धस जाता है, ठीक है। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाता है, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाना स्पर्म्स का इज नोन एज द स्पर्मिएशन, ओके, स्पर्मिएशन प्रोसेस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। अब इसमें हॉर्मोन्स पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, रीजन क्या, ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन, GnRH को रिलीज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब GnRH क्या करेगा? स्टिमुलेट करा देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट कराने के लिए 2 गोनाडोट्रोफिन्स। देखो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि उसे 2 गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन हो सके। वो 2 गोनाडोट्रोफिन्स के नाम क्या है? वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। वापस से मैं बोलती हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 गोनाडोट्रोफिन सिक्रीट होंगे, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? दे एक्ट ऑन द लेडिग सेल्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई ये क्या करेगा? लेडिग सेल्स पे को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और उससे प्रोसेस चलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो LH का रोल इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, अपना रोल प्ले कर रहा है। अब FSH का क्या रोल है? एक्ट ऑन द सर्टोलाइज सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, कैसे? ये स्टिमुलेट कराता है, सिक्रीट कराता है कुछ फैक्टर्स को, जिससे क्या हो जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब क्या है? अभी मैंने पीछे बताया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो FSH का रोल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। LH और FSH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम हार्मोन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कंक्लूड कर देती हूँ लास्ट में, ताकि आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को ये रटने की ज़रूरत ना पड़े। देखो क्या हुआ था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी, उससे स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप का था, टाइप A, टाइप B वाला, ठीक है। टाइप A वाला था रिजर्व स्टेम सेल्स की तरह काम कर रहा था, ठीक है, और दूसरा जो था वो था अपने पास में प्रीकर्सर स्पर्म्स का, जो आगे स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। अब अपने को क्या मिला स्पर्मेटोगोनिया से? यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अपने को मिला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया भी कैसा है? यहाँ पे डिप्लॉयड है 2n, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है? 2n है, ठीक है। उसके बाद में मियोसिस डिवीजन होगा, किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। भाई याद रख लेना आप लोग, जब भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा मियोसिस 1 में,
ठीक है। अब ये ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिप्लॉयड था, यहाँ पे डिप्लॉयड था, लेकिन जो ये वाली स्टेज है यहाँ पे हैप्लॉयड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, तो आप लोगों को पता है कि डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद वाले जितने भी फिगर बनेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे, वो सारे हैप्लॉयड होंगे, ठीक है, क्योंकि स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉयड सेल होती है। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना मियोसिस 1 से, उसके बाद में मियोसिस 2 हुआ तो अपने को 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस में। ओके, ध्यान रखना आप लोग, जो ये वाली चीज़ें हैं ये हैप्लॉइड हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड हैं, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड हैं, और बाद में वो स्पर्म्स कहलाते हैं, वो भी हैप्लॉइड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भाई आपने हैप्लॉइड स्पर्म्स तो बना दिए स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है, हेड रीजन है, नेक रीजन है एंड द टेल रीजन है, ठीक है। ये नेक है और ये बीच में मिडल पीस है और ये वाला टेल रीजन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कितना लंबा होता है, ये कितना लॉन्ग होता है, ये 60 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है, और ये 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स, इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। अभी मैंने बताया हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस एंड द टेल, ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। क्या है हेड में, इट इज़ द ओवल शेप्ड कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एक्रोजोम। एक्रोजोम होता है इसके ऊपर, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम है, ठीक है। उसके बाद में ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर क्या है, हेड रीजन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक्रोजोम है, और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। एक्रोजोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स द लाइटिक एंजाइम। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेली है उससे एक्रोजोम बनता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोजोम बना है। आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है, वो प्रोटीन को मॉडिफाई कराता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कराता है, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ओके और इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराते हैं। देखो कैसे, स्पर्म है और ये इसका एक्रोजोम रीजन है, उसके अंदर लाइटिक एंजाइम है। लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। किसको डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पे एग है और यू कैन से ओवम, ओवम की जो सेल होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है लाइटिक एंजाइम, उसको डिग्रेड कर देगा और उसके बाद में ये अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। फ्यूज़न हो गया इनका, वो फ्यूज़न क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोजोम यहाँ पे हेल्प करा देगा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में, ओके। दूसरा है अपने पास में नेक रीजन, बिहाइंड द हेड, ये हेड के बिल्कुल नीचे होता है, कंटेनिंग द प्रोक्सिमल एंड द डिस्टिल सेंट्रियोल्स। इसके अंदर दूसरी ऑर्गेनेली जिसको सेंट्रियोल बोला जाता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, प्रोक्सिमल एंड द डिस्टिल। प्रोक्सिमल टाइप क्या होता है, जो सेंटर की तरफ में प्रेजेंट हो, ठीक है। जो सेंटर की तरफ में प्रेजेंट होंगे उनको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स बोला जाएगा। डिस्टिल का मतलब क्या है, जो बाहर की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर की तरफ में सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे उनको डिस्टल सेंट्रियोल बोला जाएगा। तो इसमें ये दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं नेक में, ओके। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, ये फर्स्ट क्लीवेज कराता है जायगोट में, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से अब एम्ब्रियो बनेगा, तो जायगोट में क्लीवेज होगी तभी तो आगे एम्ब्रियो बनेगा। अब क्लीवेज कराने का काम करवाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ओके। दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या कराएगा, गिव राइज टू द एक्साइल फिलामेंट। ये एक्साइल फिलामेंट को ये राइज करेगा, ठीक है, मतलब इससे एक्साइल फिलामेंट बनेंगे, ओके। मिडल पार्ट क्या है इसमें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द एक्साइल फिलामेंट। ये एक्साइल फिलामेंट का बना होता है। एक्साइल फिलामेंट कुछ ऐसे से देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में, सराउंडेड बाय द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कराएगा एनर्जी को फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। अब स्पर्म बन गया है, स्पर्म को मूव भी करना है,
ठीक है, ताकि वो ओवम के साथ जाके फ्यूज हो सके। तो मोटिलिटी को कौन करवाएगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? एनर्जी को प्रोड्यूस करवा के। ओके, क्योंकि मोटिलिटी में भी एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, टेल में क्या है? टेल रीजन, सबसे लास्ट वाला जो एंड पार्ट है, टेल इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड। हेड से सेवरल टाइम्स लॉन्गर होती है टेल। ओके, द एक्साइल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की थिन लेयर पे देखने को मिलेंगे कि एक्साइल फिलामेंट्स भी हैं। ओके, देखो, द स्पर्म स्विम्स अबाउट इट्स टेल इन अ फ्लूइड मीडियम। जो फ्लूइड मीडियम होता है जिसको सीमेन बोला जाता है, ठीक है, जिसको सीमेन बोला जाता है, उसके अंदर ये स्विम करता है। किसकी हेल्प से? टेल की हेल्प से। तो टेल का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये स्विम में हेल्प करता है, ठीक है, मोटिलिटी में ये हेल्प करता है। क्या होगा? देखो, हेड रीजन है, यहाँ पे ये नेक है, इसमें एक्रोसोम है जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स हैं, लाइटिक एंजाइम्स, जो कि किस में हेल्प करेंगे? चलो बताओ आप लोग। फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करवाएंगे ये, ठीक है। नीचे है अपने पास में नेक रीजन, ये मिडल पीस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? प्रोड्यूस करा देंगे एनर्जी को। ओके, प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी की वजह से क्या होगा? स्विम कर पाएंगे स्पर्म्स। ओके, और लास्ट में क्या है? टेल रीजन है, इसमें भी एक्साइल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, ये भी हेल्प कराते हैं मोटिलिटी में। ओके, तो ये अपना डन हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स। अब नेक्स्ट वाला जो इसमें टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब जैसे मैं बता चुकी हूँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। oogenesis का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन होना oogenesis कहलाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट कॉल्ड द oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमीट का बनना oogenesis कहलाता है, ठीक है। इट अकर इन द ओवरीज। फीमेल में ये ओवरीज में होता है। मेल के केस में क्या थे? टेस्टिस के अंदर होता था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, जबकि फीमेल के अंदर ये ओवरीज में होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 फेज। भाई सेम पहले वाले फेज हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। वही सेम फेज यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इनका थोड़ा सा ये अलग हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं बता दूंगी आप लोगों को। देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? इन द फीटल डेवलपमेंट, जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन फेज लिखना हो आप लोग समझ जाना कि वहाँ पे नंबर का इंक्रीज होगा, ठीक है। फीटल डेवलपमेंट जब होता है तो सर्टेन सेल्स इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, ओवरी के जो लेयर है ओवरी की वो क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। वो डिवाइड करेंगी माइटोसिस डिवीजन से और प्रोड्यूस करा देंगी अ कपल ऑफ मिलियंस ऑफ द एग मदर सेल, मतलब oogonia। देखो क्या होता है, फीटल जब स्टेज चल रही होती है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवीजन्स होंगे और वो डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न होंगे, ठीक है। सेल्स डिवाइड करेंगी और बहुत सारी सेल्स बना देंगी। उन सेल्स को एग मदर सेल बोला जाएगा। एग मदर सेल से ही तो आगे बनेगा ना ओवा, ठीक है, या फिर उनको आप oogonia बोल सकते हो। इन ईच ओवरीज में, ठीक है, आपको पता है कि ओवरी पेयर में प्रेजेंट होती है। ईच ओवरीज में ये कपल ऑफ मिलियन सेल्स बन जाएंगी जिनको एग मदर सेल या फिर oogonia बोला जाता है, ठीक है, किसमें? फीटस में। अब देखो, जब एक फीटस का पूरा डेवलपमेंट हुआ, बेबी बन गया, उसके बाद में उसका बर्थ हो गया। बर्थ के बाद में नो मोर oogonia आर एडेड और फॉर्म्ड। भाई जब बर्थ हो जाता है ना, उसके बाद में ना तो oogonia ऐड होते हैं ना ही oogonia बनते हैं, ठीक है। बर्थ से पहले जब फीटस की जो स्टेज थी, फीटल स्टेज, उसी के अंदर ये सारे oogonia बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बर्थ के बाद में कोई oogonia ना फॉर्म होता है और ना ही आगे ऐड होता है, ठीक है। oogonia के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे बन गए प्राइमरी oocyte। oogonia के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोसाइट के केस में क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। अब यहाँ पे क्या है? oogenesis के केस में प्राइमरी oocyte बनेंगे। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद में है दूसरा ग्रोथ फेज। ओके, द oogonia ग्रोज इनटू अ लार्ज प्राइमरी oocyte
जो oogonia होंगे वो लार्ज प्राइमरी oocyte में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte देन सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, जिनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाता है। अब ये प्राइमरी oocyte बन गया है, ठीक है, ग्रो करके क्या था, oogonia था, उसके बाद में ये प्राइमरी oocyte बन गया है। उसके बाद में यहाँ पे लेयर्स ये इसके आती रहेंगी, लेयर्स यहाँ पे ऐड होती रहेंगी, उनको बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। लेयर्स को क्या बोला जाता है, फॉलिकल। और ये लेयर्स किसकी होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। अब जो प्राइमरी oocyte के बाहर में जो लेयर्स प्रेजेंट है, जिनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाता है, जो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं, वो डीजनरेट हो जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक के टाइम पीरियड के बीच में, जब बर्थ होता है और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का जो टाइम पीरियड है, उस बीच में ये फॉलिकल्स, काफ़ी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। वापस से मैं आप लोगों को बोल देती हूँ गाइज, प्राइमरी oocyte था, ठीक है, उसके बाहर में बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं, उनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाएगा। अब ये फॉलिकल्स क्या करेंगी, ये डीजनरेट हो जाएंगी बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के टाइम तक, ये बहुत सारी जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, ओके। सो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। भाई बहुत सारी फॉलिकल्स बनती हैं, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं, लेकिन क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद में देखने को मिलती हैं ओनली 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, ओके, इतनी बची रह जाती हैं। उसके बाद में लास्ट है मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होता है, ईच प्राइमरी oocyte अंडरगोज द 2 मैचुरेशन डिवीजन। इसमें फिर होगा मियोसिस डिवीजन, ओके। मियोसिस डिवीजन वही वाला सेम फंडा है कि जैसे प्राइमरी उधर स्पर्मेटोसाइट में 2 डिवीजन चले थे, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस डिवीजन एंड द सेकेंड मियोसिस डिवीजन, ओके। देखो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte से फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, एक यहाँ पे पोलर बॉडी बनेगी। देखो स्पर्मेटोसाइट के केस में कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक यही स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलता है, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलेगा प्राइमरी oocyte में, उससे एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी और दूसरा सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो डिवीज़न चलेगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करेगी और 2 छोटी छोटी पोलर बॉडीज़ को और बना देंगी, ठीक है। यहाँ से था, अब यहाँ पे आप लोग मान के चलो कि सेकंड डिवीज़न होगा, तो ये वाला क्या कर देगा, यहाँ से 2 पोलर बॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था यहाँ पे, इससे एक छोटा सा oocyte बन जाएगा और यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, पोलर बॉडी बन जाएगी। देखो वापस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों को लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोटा सा यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। देखो क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte था अपने पास में, ये है प्राइमरी वाला, ठीक है। इससे क्या बना, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा क्या बना है अपने पास में, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनी है, ठीक है। अब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न चलेगा, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा यहाँ पे 2 पोलर बॉडीज़ बनेंगी। ये अपने पास में क्या थी, पोलर बॉडी, उससे क्या बन गई, ये 2 भी क्या है, पोलर बॉडीज़, ओके, पोलर बॉडीज़। अब जो सेकेंडरी oocyte है उससे क्या बनेगा, एक oocyte बनेगा, oocyte, और दूसरा क्या बनेगा, इससे भी एक पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी। तो टोटल पोलर बॉडीज़ कितनी हो गई हैं, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। टोटल हो गई अपने पास में 3। रीड करती हूँ इस बात को। इन द सेकेंड डिवीजन द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करेगी, 2 पोलर बॉडीज़ में बना लेगी। ये जो पहली पोलर बॉडी थी इससे 2 पोलर बॉडीज़ बन गई हैं, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स। एक oocyte कहलाएगा जो कि लार्ज सेल होगी, दूसरी हो जाएगी पोलर बॉडी जो कि स्मॉल होगी, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन चलता है यहाँ पे। अब oocyte जो है वो ग्रो करेगा इनटू अ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम। oocyte से तो ओवम बन जाएगा, ठीक है। पोलर बॉडीज़ क्या है यहाँ पे,
वापस से बता देती हूँ, ऊटिड से बनेगा ओवम और पोलर बॉडीज़ क्या है, डिजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊगोनियम था, एक ओवम था, 3 पोलर बॉडीज़ थी। एक यहाँ पे ऊगोनियम था, ऊगोनियम किसको बोला है, एग मदर सेल को, ठीक है। उससे एक ओवम हमें मिला है और पोलर बॉडीज़ कितनी है, 3 है। तो ये चीज़ याद रखना कि इससे 3 पोलर बॉडीज़ मिलती हैं। भाई एक ऊगोनियम से एक ओवम बनता है, ठीक है, जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स, ठीक है। जबकि एक ऊगोनियम से एक ओवम मिलता है, ठीक है, और इसमें 3 पोलर बॉडीज़ मिलती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इस बात को आप लोग अच्छे से यहाँ समझो। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर भी बताती हूँ चलूँगी साथ में कि क्या डिप्लॉयड है और कौन सा हैप्लॉयड है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ था, मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होता है, ओके। ऊगोनियम था, ऊगोनियम में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, ओके। यहाँ पे एडिशनल ऊगोनियम को बना दिया इसने, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रोथ फेज में ऊगोनियम से प्राइमरी oocyte बना, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, माइटोसिस डिवीज़न यहाँ मैं लिख देती हूँ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, प्राइमरी oocyte बना। अब ऊगोनियम और प्राइमरी oocyte क्या है, 2n है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद में यहाँ मियोसिस चलना शुरू हो जाता है। जब मियोसिस 1 चला, गाइज आप लोग ध्यान से सुनो, जब मियोसिस 1 चला तो एक छोटी सी पोलर बॉडी मिली। ये डिवीज़न अनइक्वेशनल डिवीज़न था, ठीक है, अनइक्वल डिवीज़न था ये यहाँ पे, तो एक छोटी सी पोलर बॉडी मिली है। दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मिला है, ओके। उसके बाद में सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगा, उससे क्या मिलेगा, एक छोटी सी पोलर बॉडी मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पे ओवम मिलेगा, ओके। और जो ये पोलर बॉडी थी, इससे 2 छोटी छोटी पोलर बॉडीज़ और मिली हैं हमें। फर्स्ट पोलर बॉडी से 2, फर्स्ट पोलर बॉडी थी उससे 2 पोलर बॉडी मिली, टोटल अपने पास में 3 हो गई हैं। सेकेंडरी oocyte था, उससे ओवम मिला है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। उसके बाद में फ्यूज़न हो जाएगा, उसके बाद में जायगोट बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte तक क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड, ओके। उसके बाद वाला जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। और जायगोट वाला स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे डिप्लॉयड है, क्योंकि हैप्लॉयड मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा हैप्लॉयड फीमेल गैमेट के साथ में, हैप्लॉयड मेल गैमेट, हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न होगा, क्या बनेगा, डिप्लॉयड जायगोट। तो वापस से ये क्या हो गया, डिप्लॉयड, क्योंकि ये जायगोट स्टेज है, ओके। समझ में आया गाइज आप लोगों को ये बात। अब ऊगोनिया की मैं बता देती हूँ, ये चीज़ वैसे मैंने बता दी है आप लोगों को, फिर भी एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, एग का रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं ओव्यूलेशन में, ठीक है। ओव्यूलेशन में ये क्वेश्चन बनता है, ओव्यूलेशन में रिलीज होती हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होती हैं। अब गाइज इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, oogenesis था फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, ठीक है, या फीमेल गैमेट बोल सकते हो। 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द लास्ट वाला क्या था अपने पास में, मैच्योरेशन फेज, या फिर इसको डिफरेंशिएशन भी बोला गया है, मैच्योरेशन फेज, ओके। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम था, गोनियम का मतलब क्या होता है, मदर सेल, मदर सेल। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिली है अपने, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर मियोसिस 1 चलेगा, मियोसिस 1 चलेगा अपने का, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, तो अपने को यहाँ पे क्या मिली है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिली है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड चलेगा, सेकेंड चलेगा तो अपने को यहाँ पे स्पर्मेटिड्स मिल गए हैं, ठीक है। जबकि दूसरे वाले केस में क्या था, प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से डिवीज़न हुआ, क्या मिला, फर्स्ट पोलर बॉडी मिली और दूसरा सेकेंडरी oocyte मिली। यहाँ पे oocyte के साथ में ये चीज़ ध्यान रखना कि एक पोलर बॉडी मिलती है, ठीक है। अब पोलर बॉडी से क्या होगा, पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडीज़ बनेंगी और सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा,
एक पोलर बॉडी बनेगी और एक ऊटिड मिलेगा, ठीक है। ऊटिड क्या है, जो ओवम है उससे अर्ली वाली स्टेज है, ठीक है। ऊटिड क्या है, यहाँ पे ओवम बनने से जो पहली वाली स्टेज है उसको, उस स्ट्रक्चर को ऊटिड बोलते हैं। उसके बाद में ओवम मिल गया, ये कैसा है, हैप्लॉइड है। ये भी कैसा है, ये भी कैसे है, हैप्लॉइड है। अब एक स्पर्मेटोगोनियम से यहाँ पे देखो 4 स्पर्म्स मिले हैं, जबकि यहाँ पे एक ओगोनियम से सिर्फ एक ही ओवम देखने को मिला है, ठीक है। गाइज आप लोगों का क्लियर हुआ ये टॉपिक अच्छे से? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, आगे भी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। हार्मोनल कंट्रोल क्या है, oogenesis के प्रोसेस में हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। अब oogenesis के केस में पढ़ लेते हैं क्या है। GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि सिक्रीट होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वापस से यही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से। अब वो क्या कर देगा, स्टिमुलेट करा देगा एंटीरियर लोब पिट्यूटरी की। बोलेगा भाई तुम्हें 2 और आगे सिक्रीट करने हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में था। अब यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं इसके। FSH क्या करता है, यहाँ पे स्टिमुलेट कराता है द ग्रोथ ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स बन रही थी उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द एग, एग का डेवलपमेंट होगा इससे, ठीक है। FSH ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल का जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसको भी ये क्या करवाएगा, सिक्रीट करवा देगा, ठीक है। LH क्या कराता है, LH ओव्यूलेशन कोज कराता है। जो रिलीज होता है एग का वो किसकी वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ओके आप लोगों को क्लियर हुआ हार्मोन्स वाला टॉपिक। उसके बाद में आ जाते हैं स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। थोड़ा सा याद करो, क्या था, हेड रीजन था, नेक था, मिडल पीस था एंड द टेल। ओके इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्फेरिकल या फिर आप इसको बोल सकते हो ओवल। स्पर्म मोटाइल था, यहाँ पे ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, और इसका कितना है, ये अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। ये 0.2 mm होता है डायमीटर में, ठीक है, बहुत छोटा होता है ये। अब देखो क्या है, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है इसका, और बाहर की ये क्या है, ये इसकी लेयर्स है। ओके ये लेयर्स क्या है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, अच्छे से पढ़ो। ह्यूमन ओवम इज नॉन क्लिडोइक विदाउट शेल एंड एज लेसिथल, ए लेसिथल बोलेंगे इसको। ए लेसिथल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, विदाउट। ओके लेसिथल का मतलब होता है योक, तो बिना योक का होता है ओवम। और दूसरा क्लिडोइक, क्लिडोइक का मतलब क्या होता है, शेल, जबकि यहाँ पे नॉन क्लिडोइक है, मतलब यहाँ पे शेल नहीं है। ओके यहाँ पे ना तो शेल है और ना ही यहाँ पे योक है। ओके 4 मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, बेसिकली इसकी 4 मेम्ब्रेन्स हैं। उनके नाम क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि अटैच होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। ये तो बहुत सारी लेयर्स बना दी है मैंने। ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके जो जस्ट बाहर वाली लेयर ये क्या कहलाएगी, एक मिनट रुको आप लोग, देखो जो ये वाली लेयर है ये क्या कहलाएगी, विटेलाइन लेयर, विटेलाइन मेम्ब्रेन, अटैच होगी किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके नेक्स्ट है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन सेल्यूलर, थिक होती है, ग्लाइकोप्रोटीन रिच होती है, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। फाउंड आउटर द विटेलाइन मेम्ब्रेन, याद करते हुए चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी पहले, उसके बाहर में विटेलाइन मेम्ब्रेन थी, और उसके बाहर में क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। ओके जोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन रिच लेयर होती है ये। ओके नॉन सेल्यूलर होती है, थिक होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। लास्ट है अपने पास में कोरोना रेडिएटा, आउटर लेयर होती है जो कि फॉलिकल सेल्स की बनी होती है, फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स। ओके दीज सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉल्ड द हाइलोयूनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सेल्स आपस में कैसे एक दूसरे से साथ में जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती है हाइलोयूनिक एसिड से, ठीक है। ये एसिड इसके अंदर होता है, वो क्या करा देगा, सेल्स को आसपास में दोनों को इकट्ठा रखेगा। ओके
तो गाइज आप लोग थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ रख दिया ताकि आप लोग स्ट्रक्चर भी कभी लाइफ में ना भूलो, ठीक है। जैसे आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो प्रोसेस है उसको कभी नहीं भूल पाओगे, वैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर भी कभी नहीं भूल पाओगे। देखो क्या है, अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाहर वाली लेयर, अंदर वाली जो लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देंगे, उसके साथ वाली जो लेयर है उसको बोल देंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसको जो ये वाली लेयर है उसको बोल देंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाहर वाली जो लेयर है यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा, और सबसे लास्ट में क्या है ये सेल्स, कोरोना रेडिएटा, ओके ये इसकी सेल्स हैं। अब यहाँ पे स्पर्म का जो स्ट्रक्चर था ये देख लो वापस से एक बार, हेड रीजन, इसमें एक्रोसोम होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है उसको ये ब्रेक कर देगा। एक्रोसोम जो है जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं वो ब्रेक कर देगा जोना पेलुसिडा लेयर को और ये अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। बाहर वाली टेल होती है, टेल क्या कराती है, मोटिलिटी में हेल्प करवाती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ये था यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका, ओवम का एंड द स्पर्म का, ठीक है। गाइज कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनोपोज के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एंड द फर्टिलाइजेशन के बारे में, ओके। तो गाइज आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं, बाय।